हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं आंसू A2 एकेडमी में। तो आज हम जेक द्वारा जारी टर्म 1 के मॉडल पेपर का सल्यूशन देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 10th क्लास के गणित सेट 4 का सल्यूशन। तो आज का पहला प्रश्न है, 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। 135 को हम सबसे पहले अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं तो 2 से नहीं लगेगी। अब हम 3 से लगाते हैं तो यह 3 से लग जाती है। 3 से लगाएंगे 4 तिया 12 और 5 तिया 15 यानी 45 बार नहीं कट जाएगी। फिर हम इसे 3 से लगाते हैं तो 15 बार नहीं कट जाएगी। और फिर 15 को हम 3 से भाग लगाते हैं तो यह 5 बार नहीं कटती है। अर्थात 135 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अर्थात 135 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 26 तथा 91 का महत्तम समापवर्तक 13 दिया है। 26 तथा 91 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो संख्या दिया है तो उसका गुणनखंड यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम गुने एसीएम। तो यहाँ पहली संख्या दिया हुआ है 26, तो हम 26 यहाँ पे पुट करते हैं। और दूसरी संख्या दिया हुआ है 91, तो यहाँ 91 रखते हैं इज इक्वल टू एलसीएम का मान दिया नहीं, एलसीएम का मान निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने देते हैं इंटू एसीएफ का मान दिया हुआ है तो एसीएम का मान हम पुट करते हैं 13। तो यहाँ पे कट जाएगा 13 91 यानी कि 91 7 बार में कट जाएगा। और 26 और 7 को हम गुना करेंगे तो हमें 182 प्राप्त होता है। अर्थात 26 और 91 का एलसीएम 182 आएगा। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 182। अगला प्रश्न है, 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो 96 और 404 का हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 404 में हम 96 से अगर भाग देते हैं तो यह 4 बार में लगेगी और 4 बार में 384 प्राप्त होता है। तो 384 यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं तो हमें 20 प्राप्त होगा। और 20 को हम फिर से 96 में भाग देते हैं तो हमें 4 बार नहीं लग जाएगा यानी कि 80 होगा। और 80 में अगर हम घटा देते हैं 96 को 80 में तो हमें 16 प्राप्त होती है। अब 16 में अगर फिर से हम 20 से डिवाइड करें तो यह भी 4 बार नहीं लगेगा और 4 चौक 16 होता है। अर्थात यहाँ पे जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो 4 प्राप्त होगा। 4 से हम 4 और यहाँ पे जो 16 यह भाज्य बन जाएगी। तो हम 16 में अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16 यानी कि यह 4 बार में कट जाएगा। तो ये कट गया अर्थात शेषफल 0 आ गया। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तो इसी प्रकार से हम भाग देते रहते। जो अंतिम में भाग दिया जाता है जिस संख्या से उसी संख्या को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। अर्थात 96 और 404 का एचसीएफ 4 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप में हो सकता है? तो धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2q प्लस बनाने की यह सम संख्या है। अगर 2 से भागा देते हैं सम संख्या पर, इसमें अगर 1 जोड़ दें तो यह विषम संख्या बन जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे वही उसी कारण से यह भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 1 जोड़ दिया यानी कि यह विषम संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पे 38 किया है यानी ये भी विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2q अगर हम 2 से भाग देते हैं तो पूरी 2 से कट जाएगा। तो यह जो संख्या है यह एक सम पूर्णांक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 2q। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद का योग क्या होगा? तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है। इसका जो बहुपद है वो गिवन नहीं यानी कि दिया हुआ नहीं है, तो हम इसे सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, अधिशून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल दोनों का दिया हुआ है 4 तथा दोनों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है मेरा 1। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, द्विघात सूत्र बराबर होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया, तो इसे हम पुट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो ऑप्शन सी में उपस्थित है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे px हमें पूछ रहा है, तो px कहने का मतलब है कि x अक्ष को जितना बार यह लाइन काटेगी वही px का वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही बार काट रही, यानी कि px का वैल्यू 1 होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तथा 6x प्लस 9y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 का हल क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 ज्ञात करेंगे। तो a1 बराबर दिया हुआ है 2, b1 बराबर दिया हुआ है 3 तथा c1 बराबर दिया हुआ है 4 तथा a2 बराबर दिया हुआ है 6 और b2 बराबर दिया हुआ है 9 एंड c2 बराबर दिया हुआ है 11। तो सबसे पहले हम सभी का अनुपात ज्ञात करते हैं, a1 बाई a2 यानी कि 2/6 और b1 बाई b2 यानी कि 3/9 एंड c1 बाई c2 यानी कि 4/11। तो यहाँ पे देखिए अगर इसे हम कट करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से 3 3 9 यानी कि जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ वही इस प्रकार से प्राप्त हुआ 1/3 एंड 1/3, ये दोनों इक्वल है, बट ये डज नॉट इक्वल टू 4/11, यानी कि यहाँ पे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का अनुपात बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 का अनुपात बराबर नहीं है। अर्थात जब इस प्रकार का हमें अनुपात प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लाइन होगा वो दोनों समांतर होंगे, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई हल नहीं है। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर a और x बराबर b का ग्राफीय निरूपण होगा। तो x बराबर a और x बराबर b यानी कि दोनों का वैल्यू यहाँ पे a बराबर b भी हम कह सकते हैं, क्योंकि x बराबर a दिया हुआ है और x बराबर b दिया हुआ है, अर्थात a बराबर b भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ समपाती होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, समपाती रेखाएं। अगला प्रश्न है, यदि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 तथा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ इसे सॉल्व करते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए इसका दोनों का मान बराबर, दोनों का कोफिशिएंट बराबर, अर्थात दोनों का गुणांक बराबर है, तथा ये दोनों अलग अलग अपोजिट साइड में है, यानी एक प्लस में तो एक माइनस में, यानी दोनों को ऐड कर दें तो ये दोनों कट जाएगा, इसमें यहाँ पे ऐड करें तो 5x प्राप्त होगा। 5x इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 15 हो जाएगा, अर्थात ये 5 बार ने कट होगा, यानी कि 5 तिया 15, यहाँ पे यानी 3 बार ने ये कट गया, यानी x का वैल्यू जो आया वह 3 आया। लेकिन हमें प्रश्न में x का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, हमें y का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम समीकरण इसे 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 या 2 में x का मान अगर बैठाते हैं तो हम समीकरण 1 में बैठा रहे हैं, यानी कि 3 इंटू 3 जो x का मान दिया हुआ है 3 प्लस y इज इक्वल टू 14। अब यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 14। अब 9 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर 5 प्राप्त होगा, अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 5 होगा। अगला प्रश्न है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल होते हैं। तो इस प्रकार के समीकरण का अनेक हल होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 लाते हैं, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमें b का मान कुछ प्राप्त होगा, अगर हम इसका मान y का कुछ मान प्राप्त होगा, और अगर हम x का मान 2 बैठाते हैं
तो y का भी कुछ अलग मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार y का मान अगर 3 बैठाते हैं तो y का भी अलग मान प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान जितना बार हम बदलें उसी हिसाब से y का मान में ही परिवर्तन होगा, यानी कि x और y का अनेक हल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का हल क्या होगा। तो ये से हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे भी हमें सेम दिख रहे हैं, दोनों का कोफिशिएंट भी बराबर था, दोनों अपोजिट साइन में, यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों का हम ऐड कर दें तो वाई वाई कट जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त होगा 2x इज इक्वल टू 18। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 से कट जाएगा 9 बार में, यानी x का वैल्यू जो प्राप्त हुआ वह 9 प्राप्त हुआ। और अगर हम x का वैल्यू समीकरण 1 या फिर 2 में बैठाते हैं तो हम समीकरण 1 में बैठाते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यानी x का वैल्यू 9 प्लस y इज इक्वल टू 14। अब 9 अगर इधर प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, अर्थात y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 होगा। अर्थात अब y का वैल्यू जो प्राप्त होगा 14 में 9 जाएगा तो 5 प्राप्त हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 9 तथा y का वैल्यू 5 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो द्विघात समीकरण कहने का अर्थ जिस x का पावर अधिकतम 2 होना चाहिए, अर्थात दो अचर रहेगा उसका पावर में अधिकतम 2 होना चाहिए, उसी समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे भी अचर का पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आइए तो अधिकतम पावर 3 है, यानी बहुपद का पावर जो अधिकतम है वो 3 है, इसको भी हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए x का पावर अधिकतम जो है वो 2 है, यानी कि इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के वास्तविक एवं सामान्य हो तो मूल होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थात मूल निकालना है ना, यानी कि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि रूट्स बराबर होता है, यानी x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, यानी कि विविध कर बाय 2a। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो मूल है सो वास्तविक तथा समान है, यानी कि जो d का वैल्यू है वह 0 दिया हुआ है, यानी कि जब वास्तविक और समान होता है तो हमारा जो विविधकर होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी d बराबर 0 दिया हुआ है। तो माइनस बी प्लस माइनस 0 बाय 2a, तो ये 0 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई 2a, यानी x का जो वैल्यू प्राप्त हुआ हमें वह माइनस बी बाई 2a है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी माइनस बी बाई 2a। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का विविधकर क्या होगा। तो हमें विविधकर पूछाने की डी बराबर पूछ रहा है। तो डी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर बी बराबर आपको बता दें कि जो x का कोफिशिएंट होता है वह b होता है, यानी कि b बराबर हमें प्राप्त है माइनस 6, और ये बराबर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे a कहते हैं, यानी a बराबर 9, और c जो चर होता है उसे c कहते हैं, सॉरी जो अचर होता है उसे c कहते हैं, यानी इसका जो वैल्यू है c का वह 1 प्राप्त हुआ। यानी हम d बराबर निकालें तो बी स्क्वायर बोले तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 9 इंटू सी का वैल्यू दिया हुआ है 1, यानी माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 9 चौक 36, और ये दोनों को जब घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, अर्थात डी का वैल्यू 0 आ गया। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 0। अगला प्रश्न है निम्न में से द्विघात सूत्र है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया लेकिन हम इसका सूत्र बता देते हैं आपको। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यह द्विघात सूत्र है।
अर्थात सॉरी इसका एक और सूत्र होता है, x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग d के नाम से भी जानते हैं, यानी कि विविधकर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम d बैठा देंगे बाई 2a। तो इसमें से जो ऑप्शन में दिया रहता उसे हम टिक करते हैं। ये दोनों ही द्विघात सूत्र हैं। अगला प्रश्न है यदि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का मूल्य समान हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम आपको k का मान निकाल के बता देते हैं। मूल समान होने का अर्थ है कि d बराबर 0 हमें गिवन है, यानी कि d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b का मान k दिया हुआ, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू c का वैल्यू दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे के स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये गुना करें हम माइनस इसको गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4 दूना 8 और 3 की 24 प्राप्त होगा इज इक्वल टू 0। अब अगर ये माइनस में है तो उधर जाकर इक्वल को उधर जाकर यह प्लस में हो जाएगा, यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब के बराबर इधर स्क्वायर में इधर जाकर रूट में हो जाएगा तो अंडर रूट 24। साथ में यहाँ पे प्लस माइनस ऐड होता है, क्योंकि स्क्वायर जब रूट के रूप में कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस दोनों चीज में होता है, यानी इसका जो सही आंसर है वह के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 होगा। अगला प्रश्न है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। तो जब d का वैल्यू, ये d का फॉर्मूला दिया हुआ है, d का वैल्यू जब 0 होता है तो मूल का जो अस्तित्व होता है वह वास्तविक तथा समान होता है। तो सामान्य को हम बराबर भी कहते हैं, यानी कि बराबर और वास्तविक मूल्य होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बराबर और वास्तविक। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो इसका हम गुणनखंड के रूप में गुणनखंड से निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको गुणनखंड का तरीका है कि ये दोनों को गुना किया जाता है, तो गुना करने के बाद हमें 6x स्क्वायर प्राप्त होगा, सॉरी माइनस 6x स्क्वायर प्राप्त होगा। अब इसको हम ऐसा तोड़ें कि गुना जोड़ने पर या घटाने बाद माइनस एक्स प्राप्त हो जाए। तो हम इसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 दूना 6 और x का x गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ये दोनों को हम लोग जानते हैं कि अलग अलग साइन रहे तो ये घट जाता है, तो 3 में 2 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, और जो बड़ा अंक रहता है उसी का साइन रहता है। तो यहाँ पे बड़ा 3 है तो 3 का साइन रहेगा, 3 के साथ माइनस है तो माइनस का साइन रहने की दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस एक्स प्राप्त हुआ। अब कॉमन लेने के बाद तो ये दोनों में कॉमन लेंगे और ये दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमें कॉमन प्राप्त हो रहा है एक्स। जब एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो 3 बचेगा। यहाँ पे कॉमन निकालते हैं +2, तो +2 कॉमन निकालनी है तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा और ये माइनस, और यहाँ पे 3 कॉमन निकल गया तो 2 प्राप्त होगा, सॉरी 3 प्राप्त होगा इज इक्वल टू 0। आपको बता चुके हैं बार बार कि यहाँ गुणनखंड सही है या गलत है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये और ये दोनों अगर कोष्ठ के अंदर इक्वल हो तो ये आपका गुणनखंड सही होता है। अब देखिए फिर से कॉमन दिख रहा है x माइनस 3, तो x माइनस 3 को कॉमन लेते हैं तो हमें फिर क्या बचा, यहाँ से x प्लस 2 बच गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों के साथ हम 0 साथ में लेते हैं तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये माइनस में हो जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3 प्राप्त हुआ और यहाँ पे x बराबर -2 प्राप्त हुआ। आने के बोला सकता है कि x का वैल्यू जो है वह 3 और -2 है। तो यहाँ से x का वैल्यू प्राप्त हुआ 3 एंड -2, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, अर्थात इस ऑप्शन का इस प्रश्न का ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है AP 2, 6, 10, 14 का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर अर्थात d बराबर पूछ रहा है, तो d बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म।
तो दूसरा टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 6 माइनस पहला टर्म दिया हुआ है 2, तो ये दोनों को घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, अर्थात सार्वंतर बराबर 4 होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 हो है। तो यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 3 एंड हम d बराबर निकालते हैं तो d बराबर 5 दिया हुआ है, तथा हमें पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा, यानी कि an का वैल्यू दिया हुआ है, तो an बराबर 78 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है n का वैल्यू, यानी कौन सा पद, अर्थात n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात यहाँ पे an का वैल्यू दिया हुआ है 78 इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है, तो n को इसी प्रकार से छोड़ देते हैं, तो n माइनस 1 और d का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी कि घटाएंगे तो 75 प्राप्त होगा। तो 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, अब यहाँ पे 5 से कटेगा तो 15 बार निकट जाएगा, 15 पचे 75, अब हमें प्राप्त हुआ 15। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 15 बराबर n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर प्लस माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी कि 16 इज इक्वल टू n, यानी कि n का वैल्यू जो प्राप्त हुआ वह 16 हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। सॉरी, यह प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो हम 10 से सबसे छोटी से निकाल लेते हैं, 10 के आगे 12 4 का गुणज है, उसके बाद 16 है, और इसी प्रकार हम डॉट डॉट करके अंतिम वाला निकाल लेते हैं, तो अंतिम में 248 है। यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है 12 एंड d का वैल्यू दिया हुआ है, d बराबर हो जाएगा 4, और जो अंतिम में दिया हुआ है वह वैल्यू दिया हुआ है an का, तो an बराबर दिया हुआ है मेरा 248। तो यहाँ पे भी हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि n का वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू दिया हुआ है 248 बराबर a का वैल्यू दिया हुआ है 12 प्लस n हमें फाइंड करना है, तो n को हम नहीं छोड़ देंगे इंटू d का वैल्यू दिया हुआ है 4। अब ये 12 इधर माइनस प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हमें इस 236 प्राप्त होगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 को इसको काटेंगे तो यह 59 बार में कट जाएगा, यानी कि प्राप्त हुआ हमें इस प्रकार से 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, अर्थात n का वैल्यू जो आया वह 60 आया, यानी कि 60 आया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 60। अगला प्रश्न है प्रथम पद a तथा अंतिम पद, यहाँ पे मिस्टेक है, an लिखना चाहिए था, an वाली एपी के n पदों का योगफल क्या होगा। तो n पदों का योगफल होता है एस बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं, आपका एस बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस, अगर ए एन का बारे में पूछ रहा है तो a प्लस ए एन होता है, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो ये एस एन का फार्मूला होता है जब a और ए एन का वैल्यू प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न गलत है क्योंकि इसमें कोई फिगर के बारे में बता रहा है लेकिन यहाँ पे फिगर नहीं ड्रॉ है, तो ये प्रश्न को स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। तो हमको पता है कि वृत्त समरूप होता है, सभी वृत्त समरूप होते हैं तथा सभी वर्ग भी समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज कभी भी आपस में समरूप नहीं होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका कोई दो भुजा बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि डी ई पैरेलल, यहाँ पे छुटा हुआ पैरेलल BC हो तथा AD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर और EC बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात करें। यहाँ फिगर नहीं दिया गया है तो हम यहाँ से फिगर आपको छाप कर बता देते हैं कि फिगर कुछ इस प्रकार से होगा।
इसका ये मान देते हैं, ये हो जाएगा मेरा बी तथा यह सी और इसे हम डी और ई मान लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ए डी बराबर 3 यानी कि इसका 3 मान दिया हुआ है, इसका 1.5 मान दिया हुआ है और ए का मान ज्ञात करना है और इसका 1 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि थेल्स परिमेय बराबर होता है ए डी बटा यानी कि 3 ए डी बटा डी बी यानी कि 1.5 बराबर होगा ए ई यानी ए को ए ही लिख देते हैं क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात करना है। ए ई बटा में ई सी का मान 1 है, जिसे हम काटते हैं तो यह 2 बार में कट जाएगा। तो यह फिर कैसे गुना करेंगे तो ए सी बराबर हमें 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर 2 सेंटीमीटर है यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी गलत प्रिंट हुआ है तो हम इसे स्किप करते हैं। और अगला प्रश्न है, ए बी सी तथा बी डी ई 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले हम इसका फिगर छाप लेते हैं। तो फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, ये त्रिभुज है ए बी और सी और इसमें डी ई है तो इसे मानते हैं डी क्योंकि बी सी पर डी स्थित है और हो जाएगा ई। तो अगर इस प्रकार से अगर फिगर बने तो जो बड़ा है वह छोटे त्रिभुज के 4 गुना होता है यानी कि 4 और ये छोटा 1 होगा तो यह बड़ा वाला 4 होगा यानी कि ये दोनों का अनुपात 4:1 होगा। यह हमेशा याद रखिएगा। इसका इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 4:1। अगला प्रश्न है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करें। ऐसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये मान के चलिए दीवार का ऊंचाई है और ये सीढ़ी की लंबाई है। तो ये सीढ़ी लगा गया यानी कि ये सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ 10 और दीवार जो खिड़की तक है उसका लंबाई दिया हुआ 8। तो हमें पूछा जा रहा है कि ये दीवार का तल से ये सीढ़ी के तल तक बीच की दूरी कितना होगा। तो अब हम लोग जानते हैं 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब 90 डिग्री एंगल बनाया तो ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय जानते हैं कि अगर हमें आधार निकालना हो तो हम क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर आने की 10 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्राप्त होगा यानी कि 100 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। ये दोनों को घटाते हैं तो 36 प्राप्त होगा यानी कि √36 और 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो 6 प्राप्त होगा। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है 6 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। मानते हैं कि एक त्रिभुज है जिसमें ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं और इसे सी मानते हैं। ऐसा ही क्यों मानना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए सी बराबर ए बी यानी कि ए सी बराबर ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ए बी को हम ए बी रहने देते हैं, ए बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए सी को ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी कि 2AC को हम तोड़ दिए ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ए सी बराबर बी सी दिया यानी कि हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे दिया हुआ है ए सी बराबर बी सी। तो हम एक ए सी के लिए बी सी का प्रयोग किए और इधर लिखा हुआ है ए बी का स्क्वायर। तो यह देखिए पाइथागोरस का फॉलो किया यानी कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो कर्ण हो गया ए बी जो सबसे बड़ा है और कर्ण के जस्ट सामने वाले ही भुजा क्या होती है, समकोण होती है यानी कि जो सी है वह समकोण होगी। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी समकोण है। अगला प्रश्न है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। अर्थात जिस बिंदु पर
वृत्त तथा स्पर्श रेखाएं मिलती है उसे हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आइए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये रहा हमारा वृत्त। अब यहाँ पे दो समांतर स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक पहला ऊपर से लेते हैं इस प्रकार से और दूसरा नीचे से लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये दोनों आपस में समांतर है तथा दोनों वृत्त को स्पर्श कर रही है। और यहाँ पे इस सर्कल का केंद्र हो गया तो इसके बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच की दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या पूछा जा रहा है, यानी कि ये हो गया केंद्र। तो केंद्र यहाँ से यहाँ तक कि पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर यानी कि व्यास। तो इसकी लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर यानी कि डी बराबर 10 हो तो हम लोग आर निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि डी का आधा होता है यानी कि डी बाई 2। तो यहाँ पे डी का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10/2 कह सकते हैं यानी कि 2 × 5 = 10, यानी कि इसका जो बीच त्रिज्या आ गया वो 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, ओ केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ बराबर 80 डिग्री है तो PTQ का मान ज्ञात करें। ताइए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये रहा वृत्त। अब वृत्त से दो स्पर्श रेखाएं, एक ये स्पर्श रेखा हो गया और ये एक स्पर्श रेखा हो गया। और जहाँ पे स्पर्श करती है उसे हम नाम देते हैं T, क्योंकि दोनों में ही T है, यानी ये हो गया T तथा एक केंद्र को O के नाम से जानते हैं और यहाँ से स्पर्श कर इसे हम एक का नाम देते हैं P और एक हो जाएगा Q, क्योंकि यहाँ पे PT और PQ दो वृत्त के स्पर्श रेखा यानी कि PT और TQ हो गया। अब ये दोनों को मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तथा इसका जो कोण एंगल बन रहा है वह 80 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी इसका मान दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है ये T का मान, ये T के बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा त्रिज्या उस पर लंब डालती है, यानी कि लंब कहने का अर्थ है कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि यह चतुर्भुज बन गया, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे जिसका मान दिया हुआ उसका मान पुट करते हैं। P का मान दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस O का मान दिया हुआ है 80 डिग्री प्लस Q का मान दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस T हमें फाइंड करना है तो हम इसे T के T ही रहने देते हैं इज इक्वल टू 360। अभी हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 260 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। अब ये 260 इधर प्लस में दिख रहा है, ये उधर जाकर माइनस में जगाने के एंगल T बराबर प्राप्त होगा 360 माइनस 260। अब ये 360 में अगर 260 को हटाएंगे तो हमें 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 100 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लंब। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। तो निम्नलिखित में यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी हम बता देते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पर P है तो P डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के जगह पर आर ही है यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे आइए,
यहाँ पे जो दिया हुआ है वह 5 मिनट में पूछा जा रहा है। तो हम लोग ये त्रिज्या खंड का निर्माण किया, ये क्षेत्र का उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे सुई का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और हमें पूछा जा रहा है कि रचित द्वारा क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्या खंड जैसा दिख रहा है, यानी कि हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि त्रिज्या खंड निकालने के लिए हमें थीटा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ थीटा गिवन नहीं है, तो यहाँ से थीटा फाइंड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है, और यहाँ पे 360 को यहाँ पे 12 लिखा हुआ, यानी कि इसको 12 बराबर इक्वल भागों में काटा जा रहा है। तो 12 से इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये 5 मिनट में जो एंगल बनता है थीटा बनता है उसका मान निकल जाएगा। तो इसे हम काटते हैं तो यह 30 बार में कट जाएगा, यानी कि जो थीटा का मान आया वह 30 डिग्री आ गया। अब इसे हम सोल्व करते हैं तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360। तो थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री बटे 360 गुने पाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7, हम उसको पुट कर देते हैं 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करने का मतलब 14 गुने 14, आर स्क्वायर करने का मतलब 2 बार, यानी कि 2 बार यहाँ पे लिख दिए 14 गुने 14। यहाँ से इसको काटते थे 1 0 से 1 0 कैंसल, 12 3 36 होता है। तो ये 12 3 36 कट गया। यहाँ से 7 दूना 14, और ये 2 से कटेगा तो 6 दूना 12, यानी कि 6 बार में ये फिर कटेगा तो यह 3 हो जाएगा, और यह 7 बार में कट जाएगा। अब इसे हम गुना करते हैं तो 7 दूना 14, 14 के 4 हाथ में 5 सॉरी 1, और 7 दूना 14 1 15 यानी 154/3 प्राप्त होता है। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, अर्थात इसका सही आंसर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई। यहाँ पे जैसा आर कैपिटल आर लिखा था तो हम कैपिटल आर लिखते, लेकिन यहाँ पे स्मॉल है तो स्मॉल आर लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे सभी का मान दिया हुआ है, थीटा का मान भी दिया हुआ है और आर का भी मान दिया हुआ है, और हम लोग पाई का मान जानते हैं। तो थीटा का वैल्यू बैठाते हैं 60 डिग्री बटे 360 गुने पाई का मान यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है तो 22/7 लिया जाता है। तो 22/7 बटा आर का इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 21, तो 21 गुने 21 करते हैं, यानी कि 2 बार 21 को लिखा जाता है क्योंकि आर स्क्वायर है। तो ये कटेगा, यह 6 बार ने कट जाएगा, तो यह 6 बार ने कट गया। यहाँ पे 7 21 होता है तो यह 3 बार ने कट गया, ये कट जाएगा 3 दूना 6, ये 2 बार ने, ये 2 कट जाएगा 11 बार ने, यानी कि 11 दूना 22। अब जो बच गया उसे गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद 231 प्राप्त होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।